बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एडवर्टाइजिंग के कोर्स के हवाले से आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसका उन्वान है रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग। फोक्स, हम ये जानने की कोशिश करें कि ये लफ्ज़ तहकीक या रिसर्च जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या हम इसका तज़किरा सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वर जहन में आता है। आपने देखा होगा जब हम गुफ्तगू करते हैं तो कभी कभी हमारी गुफ्तगू में एक बेयकीनी की कैफियत होती है। मेरा ख़याल है कि ऐसा हो जाए। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये अखबार जो मैं निकालना चाहता हूँ इसकी गुंजाइश भी है कि नहीं, ये पॉपुलर होगा कि नहीं, और मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये फ़ैसला सही होगा। ये जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरा अंदाज़ा है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, ये इसलिए है कि हमने ये जितनी गुफ्तगू की होती है, ये जितने ख़यालात का इजहार किया होता है, ये ख़यालात का इजहार और ये गुफ्तगू रिसर्च की बुनियाद पर नहीं की होती, इसकी बुनियाद तहकीक नहीं होती। और जो ही हम ये कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये यकीन से कह सकता हूँ का लफ्ज़ आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आप ये कहते हैं मैंने तहकीक की है, मैंने सर्वे करवाया है, मैंने फोकस ग्रुप किया है, मैंने बाकायदा यहाँ पर स्ट्रक्चर रिसर्च की है। जनाब, जो मैं बात कह रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है। ये जो रिसर्च बेस्ड बात जब होती है तो ये आपकी गुफ्तगू में एक एतमाद पैदा करती है, आपकी बेयकीनी की कैफियत को यकीन की कैफियत में तब्दील कर देती है। The condition of uncertainty is converted into certainty, कि आपको जो शुबा होता है वो यकीन में तब्दील हो जाता है। और जब आपको कोई बात यकीन से कहनी पड़ती है, जब आपको किसी चीज़ पे यकीन हो जाता है तो उसकी बुनियाद पर जो फैसला करते हैं आप, जिससे अंग्रेज़ी में डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वो बड़ी पायदार होती है। लिहाजा कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले कहा जाता है कि रिसर्च कर लेनी चाहिए। तहकीक की है आपने, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके शुरू करने लगे हैं, आप एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के एक प्रोडक्ट की शुरू करने लगे हैं, आपने तहकीक की है कि क्या इस प्रोडक्ट की गुंजाइश है, क्या लोगों में इसकी डिमांड होगी, वगैरह वगैरह। तो इसकी मुख्तलिफ नौइयतें, तो रिसर्च की अहमियत अपनी जगह पर है कि रिसर्च बेसिकली कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में तब्दील करने में कामयाब करती है। दूसरे माने में हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्क होता है हमारे अंदाज़ों में, और बेशुमार अंदाजे ऐसे भी होते हैं नाज़रीन कि आपका तजर्बे की बुनियाद पर, आपका जो एक अपना तजर्बा है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसकी बुनियाद पर आप गेस लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, और वो अंदाज़ा सही साबित होता है। लेकिन अगेन उसमें रिस्क मौजूद है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है। लेकिन जब आप रिसर्च कर लेते हैं, तहकीक कर लेते हैं, तो वो रिस्क जो है वो सर्टेनिटी में तब्दील हो जाता है, या कम से कम रिस्क कम हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिसर्च reduces the risk or it rectifies the risk, and also it converts the condition of uncertainty into certainty most of the time. ये एक अमूमी तसव्वुर हमने रिसर्च के हवाले से आपके सामने रखा कि एक आम आदमी से जब हम बात करने लगते हैं तो उसे बताना पड़ता है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च की अहमियत हमारी आम जिंदगी में क्या हैसियत रखती है। आज का मौजू है कि रिसर्च की अहमियत एडवर्टाइजिंग में क्या अहमियत रखती है, रिसर्च एडवर्टाइजिंग में क्या किरदार अदा करती है, और किस किस नौइयत की रिसर्च होती है। तो मौजू है आज का रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग। अब ये कहा गया, यहाँ पर रैशनल बयान की गई है कि रिसर्च एडवर्टाइजिंग में क्यों। तो यहाँ कहा गया है कि व्हाट मेक्स अस बाय सम प्रोडक्ट्स
एंड नॉट अदर्स। हम कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और दूसरी नहीं खरीदते, ये किस बुनियाद पर हम फैसला करें कि हम ये प्रोडक्ट खरीदें और ये ना खरीदें? पहला सवाल। दूसरा, वाई डू वी प्रेफर सम ब्रांड्स ओवर अदर्स? हम एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड पर क्यों तरजीह देते हैं या क्यों तरजीह दें? ये दूसरा सवाल होता है। तीसरा सवाल है कि डू प्रिंट एड्स एंड टेलीविज़न कमर्शियल्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर? क्या हमारे रवैयों पर ये टेलीविज़न के और प्रिंट मीडिया के इश्तिहार जो हैं वो असरअंदाज होते हैं? ये सवाल है। इन एन एफर्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस, एडवर्टाइज़र लुक टू रिसर्च। इन सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते जब तक आप तहकीक नहीं करते। दूसरे मानों में क्लाइंट्स को या मैन्युफैक्चरर को ज़रूरत पड़ती है रिसर्च की, वो मदद तलब करता है किससे? रिसर्च से, जिसकी बुनियाद में, जिसकी रोशनी में वो इन सवालात का जवाब देने की कोशिश कर सकता है। एट प्रेजेंट एंड इन द पास्ट, diverse research strategies, that is psychological, social and cultural, help advertiser understand consumers and assess the effectiveness of advertising messages directed to them। अब आप ये देखें कि कहा गया है कि इस वक्त भी और माजी में भी मुख्तलिफ तरीके जो हैं एडवर्टाइजिंग अप्रोच, मुख्तलिफ अप्रोचेज़, मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किए गए, जिनमें एक नफ्सियाती है, एक सोशियोलॉजिकल है और एक कल्चरल अप्रोच है, जिससे एडवर्टाइज़र को मदद मिलती है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि बॉटम लाइन है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर, कि जो आपके सार्फिन हैं, जो आपके ख़रीदार हैं, उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें आप ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनमें सेल करना चाहते हैं। तो हाउ टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर, उसके बारे में कहा गया कि 3 अप्रोचेज़ हैं। एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है, एक सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, एक कल्चरल अप्रोच है, जिसका तज़किरा आगे चलकर हम आपके सामने बयान करेंगे। सो इन कंज्यूमर को समझने के लिए, और आखिर में एक और चीज़ भी कि ये जानने के लिए कि क्या जो आपने इश्तिहार चलाया है, जो कैंपेन चलाई है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, क्या वो मौसर साबित हुए, उसकी असर पजीरी क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टारगेट कंज्यूमर्स थे उनके अंदर उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन का क्या असर हुआ। इन सवालों का जवाब देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? रिसर्च की। द पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ रिसर्च conducted in an advertising campaign are always tailored to serve the needs of those who produce the ads, as well as the interest of the clients whose products or services are promoted। अब यहाँ पर बताया गया कि स्ट्रेटजीज क्या हैं, कि कोई एक सिंगुलर स्ट्रेटजी नहीं है, हिकमत अमली नहीं है, जिसको इस्तेमाल करके आप तमाम तरह की कैंपेन में उसे इस्तेमाल कर सकें। कहा गया है कि डिपेंड करता है कि आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके स्पेसिफिक ऑडियंस कौन से हैं। आजकल सेगमेंटेशनल अप्रोच है, जिसमें हम देखते हैं बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वकील हैं, ताजर हैं, तालिब इल्म हैं, मुख्तलिफ तरह की तकसीम हम अपने ऑडियंस की करते हैं या कंज्यूमर्स की करते हैं। लिहाजा स्पेसिफिक हम स्ट्रेटजी बनाते हैं इन लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स, कि क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, कि वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मुताबिक हम वो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करते हैं, और वहाँ पर रिसर्च की मदद हम इस्तेमाल करते हैं। ए क्लाइंट हु सीक्स टू डायरेक्ट मैसेजेस टू ए वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स नीड टू नो इफ़ द एड्स आर इफेक्टिव विद दैट ग्रुप। बड़ी वाज़ेह सी बात है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में अगर आप क्लाइंट जानना चाहता है कि जिनको मैसेज दिया गया है, very specific group of consumer needs to know if the ads are effective with that group, कि क्या उस ग्रुप के साथ वो एड इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क प्रोड्यूसर may want to encourage adults to consume milk। एक दूध का जो पैदाकार है, प्रोड्यूसर है, उसकी ख्वाहिश होगी, वो चाहेगा कि हौसला अफजाई की जाए नौजवानों की, एडल्ट्स की, बालगों की, कि वो दूध पिएँ। Thus they need ads that position milk as an adult beverage। लिहाजा वो
इस तरीके से ऐड मिल्क को पोजीशन करना चाहेगा कि नौजवानों में और बालगों में ये ट्रेंड डेवलप हो कि ये उनका ड्रिंक है और उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी सेहत और उनकी जो एज है उसके अंदर उनकी सेहत का तकाजा ये ड्रिंक है। Another client may need assistance determining which groups of consumers are most likely to buy the products they offer. एक और क्लाइंट है, उसका ऑब्जेक्टिव और है। वो ये कहता है मुझे बताएं कि जो किस टाइप के लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट्स जो मैं पैदा कर रहा हूँ उनके इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं, उनको इसमें असिस्टेंस चाहिए, मुआवनत चाहिए। तो ये पता करके बताएं विच ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर मोस्ट लाइकली टू बाई द प्रोडक्ट्स दे ऑफर, कि जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं किस ग्रुप का ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद सकेंगे। ये मालूमात कौन देगा? वो कहते हैं हमें तहकीक करके बताएं क्या इम्कानात हैं कि हमारी जो टाइप की प्रोडक्ट है उसको किस तरह के कंज्यूमर ख़रीद सकते हैं, क्या उनके चांसेस हैं। ये भी एक डिमांड है एक क्लाइंट की। पहले क्लाइंट ने कुछ और कहा, दूसरा क्लाइंट ये ढूंढ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ दी गई, एन MP3 मैन्युफैक्चरर वांट्स टू डिटरमिन विच कंज्यूमर मेक अप इट्स पोटेंशियल मार्केट एंड नीड्स रिसर्च टू हेल्प डिफाइन द मार्केट। ए थर्ड क्लाइंट, अब देखिए यहाँ तीसरी मिसाल दी जा रही है। ए थर्ड क्लाइंट में आस्क फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कंज्यूमर रिकॉल अबाउट द कंपनीज एड। अब देखें इस किस तरह की जो क्लाइंट की डिमांड है वो ये है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं, वो ये देख रहे हैं कि ब्रांड्स की रिकॉल कितनी है। वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बजाय ब्रांड की रिकॉल पर तवज्जो दे रहा है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसको इसमें रिसर्च की मुआवनत चाहिए। तो ये मुख्तलिफ डिमांड्स हैं क्लाइंट्स की जिनके अंदर रिसर्च की मुआवनत और सपोर्ट दरकार है। फॉर एग्जांपल, a pet food company wants to know if consumers who watched its TV commercials remember the brand name and have positive associations with the brand. उसको ये नहीं कि ख़रीदे कितनी या नहीं कितनी ना ख़रीदे, वो इसमें इंटरेस्टेड है कि जो उनकी कंपनी की ऐड चली है पेट फूड के बारे में उस ब्रांड का नाम लोगों को कितना याद है, रिकॉल कितनी है। इसलिए कि अगर ब्रांड की रिकॉल होएगी तो वो ख़रीदेगा भी। बाज़ औक़ात हम लोग कहते हैं कि यार वो फ़लाँ चीज़ की ऐड बड़ी अच्छी थी, कि किस कंपनी की थी मुझे कंपनी याद नहीं रही, तो आपकी वो सारी कैंपेन बेकार होगी। इसलिए फ़र्ज़ के जूते का इश्तिहार है, आप कहते हैं जूते का इश्तिहार बड़ा अच्छा था, ये किस ब्रांड का था, किस कंपनी का था, ये मुझे याद नहीं। तो जूते तो बेशुमार है मार्केट के अंदर, तो वो स्पेसिफिक ग्रुप पर वो असरअंदाज नहीं हो सका कि आप किस कंपनी के जूते हैं। कंपनियाँ बेशुमार हैं, तो कोई आदमी कुछ भी जाके ख़रीद सकता है, तो उस इश्तिहार का तो मकसद फौत हो गया। एडवर्टाइजिंग रिसर्च इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स आंसरिंग सच क्वेश्चंस एज दीज। इस तरह के सवालात का जवाब देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? रिसर्च की। किसकी ज़रूरत है? तहकीक की। किस शोबे में? एडवर्टाइजिंग के शोबे में। बिकॉज द क्वेश्चंस डिफर फ्रॉम कैंपेन टू कैंपेन, नो सिंगल रिसर्च स्ट्रेटजी कैन वर्क फॉर एवरी सिचुएशन। ये मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि देर इज़ नो सिंगुलर स्ट्रेटजी विच इज़ अप्रोप्रिएट एंड कम्प्रीहेंसिव विच कुड एनकम्पास ऑल दी क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस। तमाम तरह के मसाइल और प्रॉब्लम्स का अहाता करने वाली कोई एक वाहिद स्ट्रेटजी नहीं है। ये डिपेंड करता है फ्राम कैंपेन टू कैंपेन, और डिपेंड करता है फ्राम ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव एंड फ्राम ग्रुप टू ग्रुप। लिहाजा कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव आपको स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ती है। दिस लेक्चर एग्जामिन्स सम ऑफ द काइंड्स ऑफ रिसर्च कंडक्टेड इन द सर्विस ऑफ एडवर्टाइजिंग। द एक्चुअल वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स used in advertising research is so great that it would be impossible to discuss them all. बेशुमार इसकी वेरिएशंस हैं, अक़साम हैं रिसर्च की, सारी की सारी अक़साम हम इस लेवल पर शायद डिस्कस ना कर सकें क्योंकि इसका एरिया बहुत वसी है। The research strategies discussed here are indicative of this great variety
एंड रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिसर्च। कुछ इसमें से जो बहुत ज़्यादा आम है उन तरीक़े तहकीक को हम यहाँ डिस्कस ज़रूर करेंगे। फॉर कन्वीनियंस दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्कस्ड एज रिसर्च कंडक्टेड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि हम आसानी के लिए, तलबा और तालबात की आसानी के लिए या अपनी आसानी के लिए या हम बयान करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक ऐसी रिसर्च जो एडवर्टाइजिंग से पहले की जाती है, हम रिसर्च इन एडवांस बिफोर यू लॉन्च ए कैंपेन, इस पर रिसर्च की जाती है। दूसरी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन के दौरान कुछ रिसर्च करते हैं। और कुछ रिसर्च है पोस्ट प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन कर लेते हैं और कैंपेन लॉन्च कर देते हैं तो उसके बाद आप तहकीक करते हैं। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है। ज़रूरी नहीं कि ये 3 ही अक़साम है, ये 3 ही तरीके हैं, आप किसी और अंदाज से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए इसको 3 हिस्सों में यूँ तकसीम किया कि बिफोर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ड्यूरिंग कैंपेन एंड आफ्टर कैंपेन। मेरे ख्याल में ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ हम डिस्कस करते हैं लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर प्रोड्यूसिंग एन एड, रिसर्च कंडक्टेड बिफोर एन एड इज़ प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे कि बिफोर एन एड द रिसर्च इज़ प्रोड्यूस्ड। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज डू नॉट सिंपली प्रोड्यूस एडवर्टीजमेंट्स। अब ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो सिंपली एक ऐड प्रोड्यूस कर देती हैं, नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। इसके पीछे आर्करेजी है और आर्करेजी होनी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त होती है रिसर्च की आर्करेजी जब क्लाइंट इसकी डिमांड करता है और क्लाइंट उसकी पेमेंट के लिए भी तैयार होता है कि आप पहले रिसर्च सर्वे करवाएं और हम इसकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद इसकी रोशनी में आप हमारी कैंपेन लॉन्च करें और उसकी स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन करें। तो यहाँ कहा गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी डू नॉट सिंपली प्रोड्यूस एडवर्टाइजमेंट्स, दे मस्ट फर्स्ट बी हायर्ड बाय क्लाइंट्स हु हैव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे वांट टू सेल। इन ऑर्डर टू गेट देयर बिजनेस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मेक पिचेस टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। तो ये प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए पिचेस बनाते हैं। These pitches focus on prior work the advertising agencies had done, typically its best work, and sometimes includes speculative work that suggests some ideas for prospective client's brand. Understandable. In preparing for a pitch, an agency will research the client company, its brand, and the major competitive brands in the same category. The specific research conducted in this preliminary phase may include interviews with consumers to find out what they like and do not like about the specific brand. It will almost certainly involve the collection of and review of the client's previous advertising as well as advertising for other brands. अब ये देखें, हमने चूँकि इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, इस वक्त हम प्रोडक्शन से पहले की रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आप कंज्यूमर से इंटरव्यू भी करते हैं कि उनका क्या ख्याल है, अगर ये ब्रांड पहले मौजूद था, इसकी कैंपेन मौजूद थी, उस कैंपेन के बारे में उनका नुक्ता नज़र क्या है, या उनके मुकाबले में जो कम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उनके बारे में वो क्या राय रखते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो और कम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं उन्हें लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते, पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते तो क्यों पसंद नहीं करते, आपकी अगर ब्रांड चल रही है तो उसे क्यों नहीं पसंद करते, आप नई कैंपेन चलाना चाहते हैं, आपकी जो कैंपेन चल रही है ब्रांड की या प्रोडक्ट की वो उन्हें कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बुरी लग रही है तो क्या बुरी लग रही है, क्या चीज़ चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या हम सा अखबार पढ़ते हैं, ये हम फलां अखबार पढ़ते हैं, कोई ऐसा अखबार फलां अखबार कि वो नहीं हम पढ़ते, आप कोई और अखबार, जी हम तो कोई अखबार भी नहीं पढ़ते। अच्छा, आप किस तरह का अखबार पढ़ना चाहते हैं, हम इस तरह का अखबार पढ़ना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की क्वालिटीज़ हो। अब यहाँ से आपको टेक ऑफ करना है। आप देखते हैं
कि जी फ़लाँ अखबार वो नहीं पढ़ते, फ़लाँ जो अखबार नहीं पढ़ते, और उनकी वजूहत ये बताई गई हैं कि उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। और उनकी तवक्कुआत क्या हैं? उन्होंने इज़हार किया कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा अखबार हो जिसमें वो सिफ़ात पाई जाती हों, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं। फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि अगर आप अखबार लॉन्च करना चाहें तो इस तरह की चीज़ें अगर आप मीट करेंगे जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, और ये वो ख्वाहिशात हैं जिसके बुनियाद पर ये लोग कोई अखबार नहीं ख़रीद रहे, तो ये वो लोग हैं जो दरमियान में फ्लोटिंग हैं कि अगर अखबार कोई आया जो इनकी ख्वाहिशात की तर्जुमानी करने वाला होगा तो ये ज़रूर ख़रीदेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? रिसर्च से। और आप किसी अखबार निकालने से पहले ये बातें जहन में रखकर अपनी एडवर्टाइजिंग कॉपी को तरतीब देते हैं। लिहाजा कॉपी राइटर्स और ये जिसे हम कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग बनाने वाले लोग, उनको ये सारी आगाही होनी चाहिए कि लोग ऑलरेडी जो कैंपेन चल रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, या अगर नहीं चल रही कोई नई प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है। It may involve other kinds of research that the agency believes will continue the client to select them. Once the client hires the advertising agency, together they work out a marketing plan that includes advertising. The client typically provides detailed information about the product and its consumers. The information gives the agency a heads up by helping it to understand the history of the brands, the client's claims about the benefits to consumers, and sales history of the brand, as well as the client's further aspirations for the brand. ये सारी मालूमात, you have to make your copywriter rich, information rich about your brand. आप उसकी ब्रांड की हिस्ट्री बयान करते हैं, आप उसकी एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री बयान करते हैं, आप उसके प्लस पॉइंट बयान करते हैं उस प्रोडक्ट के। ये सब चीज़ें, जितना डेटा आप ज़्यादा देंगे कॉपी राइटर को, उतनी ही उसको कॉपी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो ये तहकीक इसमें मावनत करती है जो कॉपी राइटर को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देती है आपकी प्रोडक्ट के बारे में या उसके बारे में चलाई गई पहले मौजूद कैंपेन के बारे में और उसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के बारे में जो मार्केट में मौजूद है। These further aspirations will likely to include attracting new consumers as well as maintaining the loyalty of present ones. At this point, the advertising agency takes over the research process while continually consulting and informing the client company. The research conducted at this phase is likely to include some or all of the following: focus group, demographic profiles of consumers, psychographic profiles of consumers, ethnographic studies, and input by persons working within the agency, that is accounts planners, whose job is to represent consumers. ये मैं यहाँ आपके सामने अर्ज करूँ कि यहाँ कहा गया है कि the research conducted at this phase is likely to include some of all of the following. अब इस तहकीक में कहा गया जो मुख्तलिफ तरीके हैं, बाई एंड लार्ज ये सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। इनमें फोकस ग्रुप शामिल है। फोकस ग्रुप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस तरह का होता है, इसकी कहीं ना कहीं तफसील हम आगे भी बयान करेंगे। लेकिन फोकस ग्रुप एक काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल कन्वर्सेशन विद स्पेसिफिक पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, 6 to 7 पीपल जिनके साथ बैठकर आप गुफ्तगू करते हैं और उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। दिस इंफॉर्मेशन नॉट यूज इन टोटलिटी, बल्कि ये एक जुज है उस सारी एक्टिविटी का जिसकी बुनियाद पर आपने फैसला करना है। फोकस ग्रुप हो गया। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स ऑफ कंज्यूमर्स, आबादी, इनकी अपने आमदनी, इनका और सिलसिला मुआश, ये सब चीज़ें, ये कंज्यूमर्स की डेमोग्राफी पता करना। फिर साइकोग्राफिक प्रोफाइल्स, उनका टेस्ट क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है कंज्यूमर्स का, वगैरह वगैरह। एथनोग्राफिक स्टडीज़ एंड इनपुट बाय पर्सन्स वर्किंग विद इन द एजेंसीज, कि जो एजेंसी में लोग काम कर रहे हैं उनसे पर्सनली भी आप उनका इनपुट लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, जिनको यहाँ पर अकाउंट प्लानर्स भी कहा गया है।
इनकी जॉब यह है, कहा गया है कि वो जॉब इज़ टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर, कि बेसिकली ये लोग हैं जो कंज्यूमर के नुक्ता है नज़र की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। बात हो रही थी फोकस ग्रुप की। ये बात बार बार आप ये सुन रहे हैं लफ्ज़ फोकस ग्रुप, तो थोड़ा सा यहाँ ये बताता चलूँ कि ये होता क्या है। ये ना हो कि आपके जहन में फोकस ग्रुप के माने जो हैं मुबहम हों और मैं बात आगे बढ़ा दूं और आप सोचते रह जाएं कि ये लफ्ज़ जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मतलब नहीं बताया गया। फोकस ग्रुप के बारे में कहा गया कि फोकस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड ए ट्रेन मॉडरेटर हु मीट फॉर ए डिस्कशन। एक छोटा सा ग्रुप और एक मॉडरेटर, और मॉडरेटर ट्रेन होना चाहिए क्योंकि उसने काम लेना है। सारी फोकस ग्रुप की डिस्कशन जो है वो मॉडरेटर के गिर्द घूमती है, लिहाजा ये डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। कंज्यूमर इकट्ठे किए जाते हैं। नॉर्मली अच्छा ग्रुप होता है जो 6 से 8 कंज्यूमर पर मुश्तमिल हो। ए टिपिकल ग्रुप might consist of 6 to 10 consumers who are known to buy and use the product category, for example, hair coloring and children's toys, in which the agency is interested. The group will not consist of just any consumers but will be constructed on the basis of some common characteristics. ऐसे नहीं कि पकड़ के आपने फोकस ग्रुप बना दिया, नहीं, इसे आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके दरमियान कदर मुश्तरक देखी जाती है। द ट्रेन मॉडरेटर मे बी एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टाफ मेंबर और मे वर्क फॉर ए कंपनी स्पेशलाइजिंग इन कंज्यूमर रिसर्च एंड फोकस ग्रुप। अमूमी तौर पर वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कोई स्टाफ मेंबर वो मॉडरेटर का रोल प्ले कर सकता है, या बाद औक़ात उसने कहा कि बाज़ कंपनीज जो स्पेशलाइज्ड हैं, जिनके बंदे जो हैं वो ये कंज्यूमर रिसर्च के बादशाह हैं और वो फोकस ग्रुप कंडक्ट करने में माहिर हैं, उनको भी हम मॉडरेटर बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है इस सारे काम के अंदर इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इट्स एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी। द मॉडरेटर्स रोल कंसिस्ट ऑफ एनकरेजिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू डिस्कस की इशूज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड in advance as well as new issues that may emerge in the course of discussion. The moderator may be asked to investigate such issues. आगे उसकी मिसाल दी गई है कि ये होता क्या है। कहें कि पहले इश्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम कि हमारे फोकस ग्रुप के अंदर इश्यूज कौन से डिस्कस होंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इश्यूज दरमियान में भी जो है वो उठाए जा सकते हैं, गुफ्तगू के दौरान ये इश्यूज वहाँ उठा लिए जाते हैं। एक तो ये चीज़ भी है। मॉडरेटर मे आस्क टू इन्वेस्टिगेट सच इश्यूज एज द डिस्कशन विल लाइकली ऑल्सो फोकस ऑन मोर स्पेसिफिक टॉपिक सच एज प्रेफर्ड ब्रांड्स, आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर ब्रांड्स, information that is not on the moderator's agenda might emerge from the discussion. The focus group is a forum for getting answers to specific questions as well as listening for additional information that may inform the process of addressing consumers through ads. The bottom line in a focus group is to have as full a discussion as possible within the time limit, often about 2 hours. Focus group frequently meet in rooms with one-way mirrors. Those who will produce advertisements listen and look in on the conversation, learning what they can from the comments. Focus group often give the creative team ideas that they then incorporate into a commercial or print ad. Another advantage of the creative team observing the discussion as it proceeds is that they can feed additional questions and topics to the moderator. यहाँ इसमें एक चीज़ और अर्ज करूँ, इस तरह की फोकस ग्रुप डिस्कशन में जो एडवर्टाइजिंग के अंदर होती है, रिसर्च के हवाले से इनकी एक टीम बैठती है जो इसे मॉनिटर करती है, डिस्कशन को देखती है, जिसे हम क्रिएटिव टीम कहते हैं। इसमें कॉपीराइटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, जो आपकी इस ग्रुप डिस्कशन को देखते हैं, सुनते हैं और इस तरीके से उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, उन्हें रहनुमाई मिलती है
उनको मुख्तलिफ गोशे जब डिस्कस होते हैं मुख्तलिफ कंज्यूमर के साथ, तो दिस टीम मेंबर्स गेट इंफॉर्मेशन एंड गेट गाइडेंस फ्रॉम द इनपुट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट टीम। साथ साथ ये लोग ये करते हैं कि दरमियान में ये कुछ सवाल और छेड़ देते हैं पर फर्दर डिस्कशन। ये जो टीम बैठी मॉनिटर कर रही होती है, ये चाहें तो मॉडरेटर से कह सकते हैं कि ये चंद सवाल और हैं, इस पर भी बहस करवाइए, इससे देखिए कि ये कंज्यूमर क्या इनपुट दे रहे हैं, उससे भी उनकी रहनुमाई मिलती है। एक और तरीका बयान किया गया, अगर आपकी टीम वहाँ मौजूद ना हो किसी वजह से, तो आप ये डिस्कशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वीडियो टेप कर लेते हैं, और फिर आप अपने तौर पर अपनी आसानी के साथ जब आपको वक्त मिले उसको वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद आप उस डिस्कशन से रहनुमाई हासिल करते हैं। उस रहनुमाई की रोशनी में आप अपनी कॉपी राइटिंग करते हैं और मैसेज डिज़ाइन करते हैं। लिहाजा ये वो रिसर्च का तरीका है जिससे आपको प्री प्रोडक्शन रहनुमाई मिलती है। एन अल्टरनेटिव टू ऑब्जर्वेशन इज़ मेकिंग ए वीडियो और ऑडियो टेप recording of a focus group that can be passed on to the creative team and the client. Participants in focus groups are typically paid for their participation and are asked to sign releases so that the information they provide can be used by the agency. अब ये आप देखें, मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये सारा तरद्दुद जब आप करते हैं, इट्स पेड, और ये एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। ये क्लाइंट जब मंजूरी देता है कि आप ये एक्टिविटी करें, फोकस ग्रुप कर लें, ठीक है, इसके अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, तब ये एक्टिविटी एजेंसी करवाती है। और फिर इसकी साइन रिलीज़ का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है आप उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ताकि कोई कानूनी जो है उसमें सुकुम न रहने पाए। मॉडरेटर्स टिपिकली राइट अप फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफिंग्स। अब आइए डेमोग्राफिक्स एंड साइकोग्राफिक, ये क्या चीज़ है? सोशियोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली थिंक ऑफ ए सोसाइटी इन डेमोग्राफिक टर्म्स बाय कैटेगराइजिंग ए पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स, ethnicity, education and income. These classic distinctions have often been used in advertising research as well, depending on the particular brand being researched. Consumer groups might include older and younger consumers, involve race or ethnic considerations, pay attention to education or income levels, and so on. This way of categorizing consumers for purpose of research and marketing is a ministry of 20th century advertising. ये 20वीं सदी की एडवर्टाइजिंग के अंदर ये जो समाजी कैटेगरी है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसके अंदर आप एज देखते हैं, सेक्स देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, उनका इनकम लेवल देखते हैं, वगैरह वगैरह। इसकी रोशनी में आप कंज्यूमर्स की कैटेगरी बनाते हैं। It provides a way of finding out about the people in a category by providing limits within which to conduct research. It helps advertisers think of how to address consumers by making groups more concrete than abstract. It provides definition for those who produce ads by specifying the attributes of the consumers of a particular brand and thus suggesting how they ought to be addressed. Finally, it provides marketers with categories to determine high and low use consumers of the brand. Thus, they can make informed decisions about where marketing efforts can be most profitably directed. Now, in 1980s, what happened? In addition to sociological approach towards research and advertising, a new approach which is known as psychological approach in research advertising was inducted. और ये तय हुआ कि इससे पहले ये जो अप्रोच थी जिसमें हम एज देखते थे, सेक्स देखते थे, इनकम देखते थे, इसकी बुनियाद पर कंज्यूमर्स की कैटेगरी बनाया करते थे और कंज्यूमर्स को तकसीम करते थे उनको ग्रुपों में। अब ये हुआ कि नफ्सियाती तौर पर हम कंज्यूमर को कैसे तकसीम कर सकते हैं। सो ये कहा गया कि इंस्टेड ऑफ
सोशियोलॉजिकल अप्रोच, लेट्स गो फॉर साइकोलॉजिकल अप्रोच इंस्टेड। और वो क्या थी कि जी इनकी सोच क्या है, इनके बिलीव्स क्या हैं, इनका रिलीजन क्या है, इनका वैल्यू सिस्टम क्या है, इनके एनवायरनमेंट्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। सो मार्केट रिसर्च कंपनीज बिगिन profiling consumers on the basis of psychographic rather than demographic distinctions. In constructing categories of consumers, researchers ask about a person's life goals, religious beliefs, environmental politics, sources of happiness and satisfaction, and so on. Unlike demographic factors that focus on a consumer's position in society, psychographic analysis profiles consumers on the basis of their individual attitudes, orientations and interest. यानी समाजी जो अप्रोच थी उसके अंदर हम इंसानों का स्टेटस देखते रहे, सोसाइटी के अंदर क्या है, उसका मकाम क्या है, उसकी इनकम क्या है, वगैरह वगैरह। इस साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हम देखते हैं कि एक फ़र्द का रवैया क्या है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। साइकोग्राफिक रिसर्च looks for the psychological characteristics of consumers and offers a system of categories based on common values, outlooks, and choices. The best known psychographic system of categorizing consumers is WALS, which was first used in 1969. The WALS system distinguishes 8 types of consumers based on their values and approaches to life. Advertisers frequently use both demographic and psychographic systems in order to have the fullest possible understanding of consumers. अब देखें, बजाय इसके कि हम इस झगड़े में पड़ें कि हमें अपने कंज्यूमर को सोशियोलॉजिकल अप्रोच के मुताबिक तकसीम करना चाहिए और डील करना चाहिए या साइकोग्राफिक अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, एक अप्रोच ये आई कि वाई नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ दी अप्रोचेस, ताकि हम कंज्यूमर्स को फुली अंडरस्टैंड कर सकें, कोई उसका पहलू तिश्ना ना रह जाए, कोई उसका पहलू मिस ना हो जाए। लिहाजा हम दोनों अप्रोचेस की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल क्यों ना करें, ये अप्रोच सामने आई। देयर आर 8 करंट कैटेगरीज यूज्ड बाय द वेल सिस्टम। 6 ऑफ द कैटेगरीज आर डिस्टिंग्विश्ड by their relative focus on ideals. वो क्या है? थिंकर्स एंड बिलीवर्स, ये एक कैटेगरी है। अचीवमेंट, जिसमें कहा गया अचीवर्स एंड स्ट्राइवर्स, एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंसर एंड मेकर्स, ये कैटेगरी है। द सेकंड नेम ग्रुप इन ईच ऑफ द पेयर्स हैज़ फ्यूअर रिसोर्सेज एंड इज लेस इनोवेटिव इन अप्रोच देन द फर्स्ट नेम्ड। Innovators stand outside the 6 main groups. They are self-actualizers who are the most innovative and have the greatest resources of all groups. But by contrast, survivors have extremely low resources and must focus their attention on basic issues of life. ये survivors हैं बेचारे, इनके पास sources कम होते हैं। Here we will discuss 6 advertisements that help illustrate differences in psychological orientation and consumer behavior for the 6 central groups. The ads promote different brands of cars or car-related products. The positioning in each ad emphasizes some aspects of consumer psychology while ignoring or downplaying others. Comparing the messages shows how advertisers seek to associate certain key values, attitudes, and behaviors with each brand. Just as an individual consumer may exhibit characteristics of more than one VALS type, these ads may also speak to more than one VALS group of consumers and may be ए प्लस फॉर एडवर्टाइजर्स। अब आ जाए थिंकर्स की तरफ, ये कैटेगरी है। थिंकर्स
Thinkers are motivated by ideas. Most are well educated and work in professional occupations. They are content with their careers, families, and station in life. They are informed about world and national events. They are concerned about the functionality, value, and durability of the products they buy. अब आप देखें कि कंज्यूमर की कैटेगरी में एक कैटेगरी ये बयान की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये वो लोग जो थिंकर्स हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये एजुकेटेड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं मोस्टली, और इनका कंसर्न अपना कैरियर है, फैमिली है, अपनी लाइफ है। इससे मुतालिक आप जब कैटेगरी आप कंज्यूमर की बनाएं तो एक कैटेगरी ये भी है जो थिंकर्स की है। लेकिन ये किस अप्रोच के मुताबिक है? जिसको हम साइकोग्राफिक अप्रोच कहते हैं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट द फंक्शनैलिटीज़, वैल्यू एंड ड्यूरेबिलिटी of the products they buy. The Ford commercial emphasizes the green, that is environmental, benefits of the SUV, making it an appropriate choice for thinkers. ये मिसाल दी गई है फोर्ड कमर्शियल की। नाजरीन और अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने एडवर्टाइजिंग में तहकीक की अहमियत के हवाले से पार्ट 1 आपके सामने पेश किया है, और हमने ख़त्म किया है उस अप्रोच के बारे में जिसमें हमने कहा कि एक अप्रोच है सोशियोलॉजिकल अप्रोच और एक अप्रोच है साइकोग्राफिक अप्रोच। साइकोग्राफिक अप्रोच के अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करते हुए थिंकर्स तक हमने बात की है। बाकी जो इसके जो सेगमेंट हैं जिसमें बिलीवर्स और दीगर सेगमेंट आते हैं उसका तज़किरा हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे। अभी गुफ्तगू जारी है। हमें अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।